हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो बच्चों, आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ मोमेंटम। तो बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ध्यान से सुनो। किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन की कैपेसिटी है, मोशन की जो क्वांटिटी है, जो कंटेंट है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा मैं। मान लो आपकी 2 कार, ठीक है, एक आपकी मारुति 800 और एक आपकी स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है, दोनों आपकी सेम स्पीड से चलती हैं रोड पे। तो होगा क्या अल्टीमेटली, यदि दोनों एक ही टाइम पे दीवार के साथ कोलाइड कर जाती हैं, ठीक है बेटे, यदि दोनों एक ही टाइम पे दीवार के साथ कोलाइड कर जाती हैं तो ज़्यादा नुकसान किस गाड़ी का होगा बेटे? तो आप बोलोगे कि सर स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी को हम P से लिखते हैं और P इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब आपका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है मोमेंटम का, वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करा? एक आपका मास के ऊपर करा, एक आपका वेलोसिटी के ऊपर करा। तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है, क्या बताती है, कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना उसका मास है और कितनी उसकी वेलोसिटी है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ बेटे। आपके हाथ में एक, ठीक है, फुटबॉल है, ठीक है, आपने फुटबॉल को ज़मीन पे रखा और किक मार दी बेटे, ठीक है। नेक्स्ट गोलकीपर ने उस किक को रोक लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, उतने ही साइज़ का एक लोहे का गोला लिया और उसको पैर की बजाय अपने हाथ से गोलकीपर की तरफ फेंक दिया। तो आपको क्या फील करोगे आप ये फील करोगे कि जो गोलकीपर है वो उस गोले को पकड़ेगा नहीं, पीछे हट जाएगा, ठीक है ना, पीछे हट जाएगा। क्यों हटेगा पीछे? क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। जैसे ही वो गोला ज़मीन पे गिरेगा तो ज़मीन में गड्ढा भी कर देगा बेटे वो, यदि वो इतने बड़े साइज़ का हुआ तो, और आयरन का हुआ। तो बोलने का मतलब ये है कि अब हम किसी भी बॉडी के मोशन की डिस्क्रिप्शन सिर्फ वेलोसिटी से नहीं करेंगे, किसी भी मोशन की डिस्क्रिप्शन हम वेलोसिटी से नहीं करेंगे, तो फिर हम उसका मास भी लेंगे और फिर हम उसकी वेलोसिटी भी लेंगे। तो अब जो मोशन है वो एक क्वांटिटेटिव क्वांटिटी हो गई, जिसमें मास भी इन्वॉल्व है और वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है। तो ठीक है बेटे, अब समझ आ गया आपको ये। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी बताने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम को बच्चों हम लिखते हैं P से, और P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को हम m से लिखते हैं, वेलोसिटी को हम b से लिखते हैं, और मोमेंटम को किससे लिखते हैं बच्चों? P से लिखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्योंकि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है बच्चों? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी क्या होगा आपका? मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब बात आएगी बेटे यूनिट की, ठीक है। तो यूनिट, अब ध्यान से देखिए आप इसको, मोमेंटम के यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट लेते हैं हम, और एसआई यूनिट कितने आएंगे? मास किस में आएगा बेटे? किलोग्राम में, और वेलोसिटी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। तो ये इसके यूनिट हैं, एसआई यूनिट। और एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो बच्चों, सीजीएस यूनिट कितने आपके पास? मास किस में आएगा आपका? ग्राम में, और मीटर पर सेकंड किस में आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये आपकी एसआई यूनिट है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन वो पोजेस कर रही है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो बेटे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन कंडक्टेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन acceleration is produced in that object. What does this mean? This means that force depend upon acceleration. बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कैसे फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। या फिर आप
फोर्स लगाओगे किसी बॉडी के ऊपर तो उसका एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज करता है। तो मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं बेटे, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक मेरे पास बी, राइट। अब इन दोनों का मास क्या है बेटे, सेम है। दोनों का मास क्या है बेटे, सेम है। अब बच्चों मुझे इस मास ए के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और मास बी के अंदर कितनी करनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए के अंदर मुझे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, 10, और बी के अंदर मुझे कितनी करनी है, 5। तो अब क्या मैं दोनों मासिस पे इक्वल फोर्स लगाऊंगा, क्वेश्चन तो ये उठ रहा है। तो आंसर आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है बेटे, फोर्स जो है आपकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। तो बच्चों हमें यदि एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है जिस बॉडी में, हमें वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आ गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। मास पे कैसे डिपेंडेंट है फोर्स, यदि मान लो आपके पास ये मास थोड़ा डिफरेंट है, ये 10 kg है बेटे और ये कितना आपके पास 5 kg, ठीक है। थोड़ा सा मास में चेंज कर दिया, ये 10 kg है, ये 5 kg है। इसके अंदर 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है और इसके अंदर भी मुझे 10 मीटर पर सेकंड की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है। तो बेटे क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ना ध्यान से, इस पर्टिकुलर मास पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, इस पर्टिकुलर मास पे मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगी यदि मुझे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फोर्स बेटे आपके पास मास के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो न्यूटन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या रिजल्ट लिखा, F इज इक्वल टू ma, राइट। F इज इक्वल टू ma। कई बुक्स में आपका यहाँ पे K भी लिखा होगा बेटे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको लिखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे ना फिर यहाँ पे हम, तो ये K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है बेटे। और उसकी SI यूनिट में K की जो वैल्यू है वो 1 है बेटे, है ना। SI यूनिट तो बोल ही नहीं सकते इसकी हम, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, K इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू ma। तो बच्चों यहाँ पे हम किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स को नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नेट फोर्स। तो A इज इक्वल टू F नेट Y में मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट होने जा रहा है जिसमें आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करोगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब नेट फोर्स क्या है बेटे किसी भी बॉडी के ऊपर, कई बार क्या होता है, ये जैसे आपके पास ये पर्टिकुलर मार्कर है, इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लग रही है, और दोनों तरफ से फोर्स लगने के बाद ये मार्कर इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, इस तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि इस तरफ से लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, राइट। और मैग्नीट्यूड आया कैसे, इस तरफ से आने वाली फोर्स को घटा के, राइट। तो यदि मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मार्कर पे लगने वाली फोर्स F1 और ये F2। तो बेटे F नेट कितनी है आपके पास, F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। क्यों, क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2। ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे, A इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय मास। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला है जो आप यूज़ करने वाले हो। तो बच्चों अब मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन करवाता हूँ। तो उसके लिए मैं ये मान लेता हूँ कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है बच्चों, m। तो ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है बच्चों, m। शुरू में इसकी स्पीड, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू u। u इज द इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होती है। तो अब ये बॉडी जो है वो A पॉइंट पे है, इसके ऊपर फोर्स लगाई हमने F। फोर्स लगने के बाद ये बॉडी कहाँ पे पहुँच गई, B पॉइंट पे, राइट। और कितना डिस्प्लेस करी बेटे, ये डिस्प्लेस करी S। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी V है बेटा,
राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और कितनी आपके पास है b। तो अब बेटे ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फोर्स लगाई है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, फोर्स लगाई है तो क्या प्रोड्यूस हुआ है बेटा, एक्सेलरेशन। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आएगी कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इक्वल टू 2mas। तो बेटे हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे m से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 2 हमने नीचे ले लिया ये, तो इसी स्टेप में हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 तो आपका कट ही गया, राइट, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, एम ए फोर्स, और यहाँ पे क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, इसको हम वर्क बोल देते हैं बेटे। तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, आप आगे पढ़ोगे, किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काम करने पर किनेटिक एनर्जी में चेंज आता है बेटा, क्या होता है, चेंज आता है। तो ठीक है, हम दोबारा से बैक जाते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब बॉडी को हमने फोर्स लगाया, जब हमने बॉडी के ऊपर क्या लगाया बेटे, फोर्स लगाया, तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से क्या हुआ, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, तो यहाँ पे आप लिखोगे a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, राइट, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। अब क्योंकि फोर्स जो है वो मास पे भी डिपेंड करती है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाय m, यदि m क्या है, बॉडी का मास, कैपिटल M ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा m और b माइनस यू बाई टी, m ए किसके बराबर है, f के, और यहाँ पे कितना बेटे आपके पास, एम बी माइनस एम यू बाई में टी। तो ये फोर्स किसके बराबर आ गई आपके पास, फाइनल मोमेंटम है ना, बी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय में टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्या है बेटे ये, चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम टेकन, बाय में टाइम टेकन। तो बेटे जब भी आपके पास फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सर्दियों में बाहर खड़ी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करते हो, आप बंदे बुलाते हो और बोलते हो धक्का लगाओ भाई इसने। ठीक है, तो जब आप उस गाड़ी के ऊपर जोर से धक्का लगाते हो, ठीक है, तो क्या होता है बेटे, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे इंजन आपका स्टार्ट हो जाता है बेटे। ठीक है, तो फोर्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बस जानी चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली क्या देता है, इट बेसिकली गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद द पासेज ऑफ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज विद द पासेज ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको फोर्स की यूनिट बताऊंगा कि फोर्स किस यूनिट में मेज़र करी जाती है। ठीक है, तो बेटे फोर्स की एक तो SI यूनिट है, एक आपकी CGS यूनिट है, राइट। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, SI यूनिट में हम फोर्स की यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स किस में मेज़र करी जाती है बेटे, आपकी न्यूटन में। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है, हाउ वी कैन डिफाइन 1 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, सपोज you have a body of mass 1 kilogram and when you apply force on this particular object and your object moves with acceleration 1 meter per second square, then we can say that we have applied 1 Newton force, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। 1 किलोग्राम बॉडी पे हम जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में सफल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उस बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगता है। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है आपके पास, SI यूनिट फोर्स की बेटे न्यूटन,
क्या है बेटे एसआई यूनिट फोर्स की? न्यूटन। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और वैसे हम देखें एसआई यूनिट MA मास किलोग्राम में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन के बेटे। ठीक है, न्यूटन से तो इसलिए बता देते हैं ना क्योंकि साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम उसको न्यूटन बोल देते हैं। इसी प्रकार बेटे CGS में भी हम एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, डाइन, तो CGS यूनिट उनके नाम से ऑनर हम कर देते हैं। तो CGS यूनिट कितनी है आपके पास? CGS यूनिट क्या है आपके पास? CGS यूनिट आपके पास डाइन, और डाइन किसके बराबर है बेटे? डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और यूनिट है जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो आपके पास है ग्रेविटेशनल यूनिट। अब ग्रेविटेशनल यूनिट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जनरली जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि 5 किलोग्राम मास वाली बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो अब उसका भार कितना है? F=ma। अब a को जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में लिखते हैं तो F=mg। अब g की वैल्यू जो है, एक बार देखो आप, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बेटे, F=ma और m इंटू कितना हो गया? g। a को क्या बोल देंगे हम? g बोल देंगे ना। तो अब g की वैल्यू, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। कहाँ चेंज होती है बच्चों? ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इसलिए दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट यूनिट। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट वो होती है जो चेंज नहीं होती, लेकिन जी की वैल्यू क्योंकि पोल पे कुछ है, इक्वेटर पे कुछ है, अर्थ के सरफेस पे ही लगातार पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। ठीक है, इसलिए हम वी सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल यूनिट। तो अब इस ग्रेविटेशनल यूनिट को हमने सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास आ गई। तो अब बेटे इसको कैसे बोलते हैं हम? 1 किलोग्राम वेट। तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के। ठीक है, तो ये SI में आप और CGS में इसका सिस्टम ऐसे ले लेते हैं, ग्राम वेट, तो ये आपके पास 980 डाइन। तो बच्चों जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे आपने कन्वर्शन कर लेना है। फर्दर हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे बेटे। तो पहले एप्लीकेशन है कि वाई ए क्रिकेटर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। तो क्रिकेटर अपने हाथों को नीचे की तरफ क्यों लेके जाता है जब गेंद को कैच करता है? तो उसके पीछे बेटे कारण है। ठीक है, हम मैथमेटिकली इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस आपसे करते हैं। तो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है फोर्स की, F=mb-u में t। ठीक है, तो जैसे वो हाथ को नीचे की तरफ लेके जाता है तो बेटे यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ इम्पैक्ट। टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे गेंद आपके हाथ पे लगी, जैसे गेंद आपके हाथ पे लगी तो कितनी टाइम के लिए आपके हाथ पे लगी? आप गेंद को यहाँ पे पकड़ा आपने कैच और पीछे की तरफ ले गए, तो यू आर इंक्रीजिंग टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो टाइम आप बढ़ा दोगे, यदि ये बढ़ जाएगा आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटे? फोर्स गेट्स डिक्रीज, तो आपके हाथ को चोट नहीं लगेगी। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। आप बाइक पे तो सभी लगभग बैठे ही होंगे, स्कूटी पे भी बैठे होंगे, गाड़ी में भी लगभग सभी बच्चों ने सफ़र किया होगा। तो बेटे जैसे ही गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो आपके मुंह से निकलता उफ, है ना, उफ निकलता है, लेकिन आपको उतना जर्क नहीं लगता, उतना शॉक नहीं लगता आपको। ठीक है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके टायर्स के साथ स्प्रिंग अटैच्ड हैं। उन स्प्रिंग्स को क्या बोलते हो बच्चों आप? शॉकर्स। क्या बोलते हो आप? शॉकर्स बोलते हो उनको आप। अब वो जो शॉकर्स हैं वो जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है, काफ़ी समय तक उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप तक बिल्कुल आराम से फोर्स का झटका पहुंचता है। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीजेस। लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल। तो आपने देखा होगा बेटे जो कराटे प्लेयर है वो क्या करता है बेटे? ऐसे बिल्कुल तैयार होता है, ईंटें रखता है, 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी और फिर एकदम से चटाक तोड़ देता है उनको। ठीक है, तो तोड़ता कैसे है बेटे? वो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाता है। अब टाइम जब भी कम होगा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा बेटे। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटे अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जो फोर्स बहुत कम समय के लिए लगती है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा मैं आपसे।
हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों मैं आपको फ्यू स्टेप्स बताऊंगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से फिजिक्स को समझें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व करें। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स अपने पर्टिकुलर 18 ईयर एक्सपीरियंस के जो मेरे अपने अनुभव हैं वो मैं आपसे थोड़े से शेयर करता हूं। तो बच्चों सबसे पहले जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये मानना है कि आप उसको अच्छे से समझ लो मेरी बात, आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसको विजुअलाइज करिए। अब बच्चों विजुअलाइज का मतलब क्या है, आप उसको ऐसे सोचिए कि जैसे आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपके सामने ही जो भी दे रखी है वो हो रही है। एक क्या गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ठीक है, आप चेक करिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक है या नहीं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक है या नहीं। तो यदि सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ऐसे मास आपका किलोग्राम में है, ठीक है, लेंथ आपकी मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है, तो ऐसा सिस्टम को फॉलो कर रही है कि नहीं। ऐसे सिस्टम को नहीं कर रही तो सीजीएस को कर रही है कि नहीं। तो एक सिस्टम को आपने पकड़ लेना है, ठीक है, या फिर आपने ऑप्शंस देख लेने हैं कि आपके ऑप्शन में आंसर वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में निकाल रहा है। कई बार बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो थर्ड स्टेप क्या है बच्चों। थर्ड स्टेप में आप फिगर बनाइए, राइट। फिगर बनाने के बाद जो नंबर ऑफ फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही हैं उनको दिखाइए आप कि पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सी लग रही है, नेगेटिव में कौन सी लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड कौन सी लग रही है, डाउनवर्ड कौन सी लग रही है। फिर नेट इम्पैक्ट नेट फोर्स भी है वो आप निकालिए। ये आपका थर्ड स्टेप है। जब भी आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ डील करोगे तो ये आपका जो स्टेप है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आना है, ठीक है। कैलकुलेशन वाले पार्ट पे पहले ही कैलकुलेशन नहीं करते रहना पहले पार्ट्स में, अब आना आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में और आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, और फिर पूरे जोश के साथ, पूरी एक्टिवनेस के साथ, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बोरियत आ जाए और फिर कंसंट्रेशन खराब हो जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, फिजिक्स में जो भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अल्टीमेटली आप मेरी इनकरेजमेंट के लिए इसको शेयर करिए बेटे, मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक है, लाइक कमेंट करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए बच्चों। थैंक यू।